आदर्श शिक्षा समिति के ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 11वीं के अंदर पढ़ेंगे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था के चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्षेत्र। हमने कृषि क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार औपनिवेशिक शासन काल में ब्रिटिश शासन ने किस प्रकार से कृषि क्षेत्र पर अपना आघात लगाया था, किस प्रकार से कृषि क्षेत्र का शोषण किया था, किसानों का शोषण किया था, जमींदार और कई नए कर लगाकर क्या किया था कि कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया था। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। अब इसमें हमको वो हमने पढ़ लिया। अब उन्होंने दूसरा क्षेत्र पर किस पर ध्यान दिया? औद्योगिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को किस प्रकार बर्बाद किया? जमींदारी लगवा दी, जागीरदारी को रखना, ठीक है, उर्वरता पर कोई ध्यान नहीं देना, कृषि विकास पर कोई ध्यान नहीं देना, कुल मिलाकर है ना कौन सी नकदी फसलों पर ध्यान देना, कुल मिलाकर है ना कच्चे माल के रूप में भारत से सामान लेने के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया और इस प्रकार से पूरे देश को कृषि आधारित बना दिया और कृषि से सब तरह से समाप्त कर दिया। अब इन्होंने क्या किया? औद्योगिक क्षेत्र पर हाथ डाला। औद्योगिक क्षेत्र में क्या था? देखो, भारत विश्व में औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता, कृषि क्षेत्र के लिए तो जाना जाता ही था, साथ साथ में औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी जाना था। पहले यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे पटसन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, शिल्पकला उद्योग, है ना, नक्काशी, काश्तकारी उद्योग, बहुत सारे उद्योग, छोटे मोटे उद्योग चलते थे जो पूरे विश्व में, ये शिल्पकला तो हमारे पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। भारत की शिल्पकला मतलब उत्कृष्ट है, ठीक है, ऐसी शिल्पकला हमने पूरे विश्व में नहीं देखी, ऐसे हमारे नाम से जाना जाता था। पर क्या हुआ, जैसे औपनिवेशिक शासनकाल लगा तो उन्होंने सबसे पहले हमारे इन औद्योगिक क्षेत्रों पर आघात किया। देखो क्या किया उन्होंने, किस तरह से हमारे औद्योगिक क्षेत्र को नुकसान किया, भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार खराब किया, कैसे हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ी, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र और कृषि की ही भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। मतलब कृषि का तो विकास कर ही नहीं पाया, साथ साथ में सुदृढ़ औद्योगिक विकास भी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि कृषि क्षेत्र भी खराब कर दिया, फिर बाद में किसको कर दिया? औद्योगिक क्षेत्र को भी खराब। किस प्रकार खराब किया? देश के विश्व प्रति शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था, उन्होंने शिल्प कला को क्या कर दिया? पतन कर दिया। मतलब पहले भारत में जो शिल्प कला बनती थी वो बहुत महंगी बिकने लगी क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। दूसरा, शिल्प कलाकार जो थे उनको हाथ कटवा दिए। दूसरा क्या है, उनके ऊपर बहुत सारे जुल्म करने लगे। कुल मिला के क्या है कि इससे क्या होने लगा कि वो शिल्प कला इतनी महंगी हो गई, शिल्प कलाओं के इतनी महंगी हो गई कि वो विदेशी निर्मित शिल्पों के सामने टिक ही नहीं पा रही थी और वो बिक नहीं रहे थे। तो लोगों ने उनसे हाथ छटक के किस क्षेत्र की ओर बढ़ गए? कृषि क्षेत्र की ओर। कृषि क्षेत्र में भी उनको कुछ ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा था। इस प्रकार हमारा औद्योगिक क्षेत्र भी छूट गया और कृषि क्षेत्र में तो बना रहा, पर कृषि क्षेत्र में भी कोई खास लाभ नहीं हुआ। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाली किसी भी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी। मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो पहले विश्व प्रसिद्ध जो ये उत्कृष्ट जो कहते हैं टैलेंट था, उस ऐसा कोई दूसरा टैलेंट भी उगने नहीं दिया और नहीं उगाया। कुल मिला के भारतीयों को क्या कर दिया, कहा था कृषि आधारित व्यक्ति बना दिया। मतलब कृषि से वो खेती कर सके ऐसा हो और कोई काम ना कर सके, है ना, कच्चा माल के रूप में हमें सामान दे रखे और कोई भी काम नहीं कर सके, ऐसा बना दिया। कि उन्होंने प्रतिष्ठित बहुत प्रतिष्ठित परंपरा थी, पूरे विश्व में जानी जाती, उस परंपरा को उन्होंने क्या कर दिया? पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। ठीक है, फिर ऐसी कोई आधुनिक औद्योगिक आधार बने जिससे क्या भारत एक अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सके, ऐसा कोई आधार बनने ही नहीं दिया। ठीक है ना, दो काम किए, पहले तो हमारे पास जो आधार था उसको तोड़ दिया और दूसरा नया आधार बनने की कोशिश भी नहीं होने दी। कहते हैं ना, उसको पूर्ण रूप से बर्बाद कर देना। इन्होंने पूर्ण रूप से भारत को क्या कर दिया? यहाँ पर बर्बाद कर दिया। फिर क्या किया इन्होंने? भारत के विऔद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। इसका ये विऔद्योगिकरण, कौन सा विऔद्योगिकरण? पहला, खुद का उद्योग, हमारा उद्योग बंद करना। दूसरा, खुद का नया उद्योग शुरू करना। और किसको? हमारे यहाँ के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र के लोग थे उनको कृषि क्षेत्र के बढ़ाना। इसका उनका दोहरा उद्देश्य था। क्या दोहरा उद्देश्य था? मैं बता चुका हूँ, फिर भी वापस बता रहा हूँ। दोहरा उद्देश्य क्या था? एक तो वो भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहता था। मतलब इंग्लैंड क्या कर रहे थे? इंग्लैंड को विकसित कर रहे थे। ठीक है, और विकसित करने के लिए कच्चा माल चाहिए। तो कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? भारत से मिल रहा था, सस्ते में अच्छा कच्चा माल मिल रहा था, तो भारत को कच्चे माल का निर्यातक बना दिया। फिर दूसरा काम क्या किया? वे उन उद्योगों के उत्पाद के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार बनाना चाहता था। अब उन्होंने क्या कर दिया? कच्चा माल मिल गया, सामान बना दिया, अब सामान बेचना का, तो बेचने के लिए एक बाजार चाहिए था। भारतीय बाजार सबसे बेस्ट थे, पहले से हम विश्व में प्रसिद्ध थे भारत के बाजार, इसलिए भारतीय बाजारों को क्या कर दिया? सामान बेचने के लिए भी तय कर दिया। मतलब कच्चा माल भी यहीं से लेके जाना
और निर्मित करके यही लाकर बेच देना, तो दोहरा लाभ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, दोहरा लाभ हो गया। तो दोहरे लाभ से क्या हुआ, किसको फायदा हुआ? इंग्लैंड को तो फायदा हो रहा था और भारतीयों का क्या हो रहा था? नुकसान। भारतीय अर्थव्यवस्था गिर रही थी, भारत को दुगना लगान भरना पड़ रहा था, दुगना नुकसान हो रहा था, है ना। औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भारत पूर्ण रूप से क्या हो रहा था? पिछड़ रहा था। इसके नतीजे क्या हुए? इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे अपने देश ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना। कुल मिलाकर उनका एक ही उद्देश्य था, ब्रिटेन को आगे बढ़ाओ। भारत से कोई मतलब नहीं है, भारत को गुलाम देश बनाकर कृषि के लिए कच्चे माल का निर्यातक बना देना, ठीक है, ये उन्होंने सोच लिया था। उसके अलावा उनका कोई भी उद्देश्य नहीं था, ठीक है। इतने में इतना ही हो रहा है कि कुल मिला के वो क्या कर रहे थे? हमारे उद्योगों को बंद कर दिया, कच्चे माल का निर्यातक बना दिया और निर्मित माल के लिए बाजारों को तैयार कर दिया और इंग्लैंड को क्या करना है? विकसित करना है। बाकी उनका कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं था कि वो भारत को बढ़ाना चाहे, वो भारत को बढ़ाना चाहते ही नहीं थे, ठीक है। फिर क्या हुआ? भारतीय शिल्प कलाओं के पतन से जहां एक और भारी स्तर बेरोजगारी फैल रही थी, वही ये लिखा है, वही भारतीय बाजारों की मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादकों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया। अब हुआ क्या? जैसे शिल्प कलाओं का पतन हो गया, भारतीय बाजारों में जो लोग थे वो बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई। पहले उनको क्या है? मूर्तियां बनाना जानते थे, अब उनको कुछ नहीं आता, जबरदस्ती उनको खेती में फेंक, खेती भी नहीं आती है। जो आता था वो तो छुड़वा ही दिया और जो नहीं आता था वो करवा रहे। तो मेरी बात सुनो, अगर मैं जैसे टीचर हूँ, ठीक है, मुझे जबरदस्ती डॉक्टरी के क्षेत्र में घुसाओगे तो मैं इंजेक्शन लगा किसी को मार भी दूंगा और कोई मतलब भी नहीं है। मैं पढ़ाने से भी चूकूंगा और डॉक्टरी से भी चूकूंगा। मैं क्या बन जाऊंगा? पूर्ण रूप से बेरोजगार बन जाऊंगा। तो वो वाली बात है, जो आपको आता है वही आपको करना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया? जो लोगों के पास टैलेंट था उसको तो पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया। दूसरा उन्होंने क्या किया? इससे क्या भारी बेरोजगारी आई, भारतीय बाजारों में मांग उठने लगी कि भाई हमको वो शिल्प बना के दो, हमें वो मूर्तियां दो। तो ऐसी कमी को कौन पूरा करता? कमी को तो पूरा करना है। तो इस कमियों को पूरा करने के लिए इंग्लैंड से सस्ती निर्मित मूर्तियां आने लगी, तैयार माल आने लगा। तो उन्होंने क्या कर दिया? इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों ने क्या कर दिया? ज़्यादा लाभ कमाने के लिए भारतीय बाजारों में शरण ले ली और भारतीय बाजारों से वो चीज़ें बिकने लगी। और क्या कहने लगे? मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ठीक है ना। भारत का ही बिकने लगा, नाम भारत के यहाँ से जा रहा था, मतलब भारतीय ही है, ठीक है। जबकि वो थी क्या से इंग्लैंड की आने लगी। ये हो गया। फिर क्या हुआ? इतना सब होके इन्होंने औद्योगिक क्षेत्र को पूर्ण रूप से क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया भारत को। ऐसा करते करते उन्होंने पूरे भारतीय औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाया। फिर क्या हुआ? फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था थी, कुछ ना कुछ तो उनको सुधार करना पड़ा। इतने आंदोलन हुए, वो हुए। इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने सुधार रूप में क्या हुआ? 19वीं शताब्दी में, कब? 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी। कौन से आधुनिक उद्योग? कुछ आधुनिक उद्योग जैसे, लेकिन उनकी उन्नति बहुत धीमी थी। फिर भी उन्नति कैसी थी? बहुत ज़्यादा धीमी थी। जैसे समझ लो क्या अब क्या हुआ कि इतना सारे बेरोजगारी आ गई, तो अंग्रेजों को, शासन को पता चल गया अब अगर हम देश के औद्योगिकरण के लिए कुछ नहीं करेंगे ना तो जनता भड़क जाएगी, बेरोजगारी इतने हैं। तो उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दे दिया। तो 19वीं सदी में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दे के कुछ खास बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र के लिए बढ़ावा दिया पर उसकी उन्नति नहीं होने दी, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ? दुकान डाल रहा हूँ, दुकान में मैं 500 कमाऊँगा, फिर 600, फिर 700, फिर 800, 1000, 1500। मेरा प्रॉफिट मार्जिन हमेशा बढ़ता जाना चाहिए। नहीं, 100 कमा रहा है तो 100 ही, 200 कमा रहा है तो 200 ही। उन्नति नहीं होने दी, विकास नहीं होने दिया। तो इन्होंने क्या कर दिया? प्रारंभ में, ठीक है, इन्होंने क्या किया? प्रारंभ में उद्योगों को सूती और पटसन उद्योग तक ही सीमित रखा। औद्योगिक क्षेत्र को कहा हाँ आप उद्योग क्षेत्र खोल सकते हैं, पर कौन से 2 चीज़ों के लिए उद्योग करने दिए? सूती वस्त्र और पटसन उद्योग, कपड़ा उद्योग के लिए हाँ भरी, बाकी कुछ भी नहीं रहा। और ये गुजरात महाराष्ट्र में रहकर ही क्या हो गया? गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या इन क्षेत्रों में ये क्या हो गया? सीमित रह गया। वहाँ पे खुला और वहीं पे रह गया, कोई आगे बढ़ नहीं पाया, ठीक है। इसकी उन्नति ना ज़्यादा हुई ना ज़्यादा लाभ हुआ। तो इससे किसी भी प्रकार की भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। तो ये 19वीं सदी में जो उन्होंने सहायता की वो भी कोई काम की नहीं। फिर क्या हुआ? 20वीं शताब्दी आई। तो 20वीं शताब्दी में क्या हुआ? आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? लोहा और इस्पात उद्योग, टिस्को की स्थापना हुई। लोहा इस्पात उद्योग के लिए किसका? टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी, टिस्को की स्थापना की गई, जो 1907 में हुई। कब हुई थी? 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे क्या नाम दिया? टिस्को, की स्थापना की गई, ठीक है। इन्होंने भी
एक अपना क्षेत्र रखा, पर ये भी कोई ज़्यादा विकसित इनको भी नहीं होने दिया, इसकी भी उन्नति उन्होंने कोई सीमित रखी, ज़्यादा इसको भी विकास होने नहीं दिया। ये औद्योगिक क्षेत्र को बहुत बड़ा विकास दे सकती थी, पर इसको भी ज़्यादा विकसित होने नहीं दिया। फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी, सीमेंट और कुछ और कारखाने भी खुले उद्योग क्षेत्र में, पर उन सब का विकास भी बहुत धीमी गति से हो रहा था। वो बहुत ही धीमा विकास हुआ, उनसे कोई ज़्यादा लाभ हुआ ही नहीं देश को, और भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं हुआ। फिर भी पूंजीगत उद्योगों की कमी रही। फिर भी क्या है, जहाँ भारत की अर्थव्यवस्था में जो पूंजीगत उद्योग होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, सीमेंट और बहुत ज़्यादा होने चाहिए, उन सब की हमेशा कमी रही। इससे हुआ क्या, इन सब कमियों के कारण क्या हुआ, भारत में इन सब के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई, हमारा सकल घरेलू उत्पाद नीचे गिर गया, भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। ये सब समस्या इनके कारण हुई। तो हमने आज इसका दूसरा मुख्य पॉइंट हमने पढ़ लिया। ठीक है, आपने स्वतंत्रता पूर्व संध्या, इसमें आप कुछ नहीं समझ में, इस नोट्स को देख लो, फोटो खींच लो, समझ लो एक बार, ठीक है, और उतार लो, ऐसा का ऐसा आएगा। औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बताओ तो औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, अपने वैश्विक शासनकाल में औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बताओ तो ये आ सकता है। ठीक है भैया, अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।